क्वेश्चन नंबर 1 over here it says which of the following related to systemic risk is not correct. तो सिस्टमिक रिस्क को लेकर के कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है. वी नीड टू आंसर अकॉर्डिंगली ओवर हियर दैट related to systemic risk which of the following is not correct. Option number 1 it says it is a failure of the central body of the banking system. It is a issue related to information technology and internet of things. It is default by one financial organization that leads to default by another financial institution. Or option D, that is A or B both. So which of the following would be the right answer in this particular regard? Question number 1 it is which of the following would be the right answer in this particular regard. तो सिस्टमिक रिस्क के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. अगर मैं आपको सिस्टमिक रिस्क के बारे में बताता हूँ तो सिस्टमिक रिस्क बेसिकली क्या है कि आपके पास किसी एक इंस्टीट्यूट का इशू है, उसका एक का यहाँ पर जो कामकाज है वो ख़राब हो गया है. अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा इनकी लेन देन आपस में रहता है कि इनकी इंटरडिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा है. अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि A B C D E 5 इंस्टीट्यूट्स अगर मैं कहता हूँ तो ये पांचों इंस्टीट्यूट्स एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से ये जुड़ी हुई है. दैट इज बेसिक रिलेटेड टू व्हाट, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, अब जब कनेक्टेड है तो इनमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज भी पड़ सकते हैं, उसी से रिलेटेड है. यानी कि अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफॉल्ट करती है तो उसका इंपैक्ट दूसरी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, तो हमने बताना था कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है. ओके, सो फेलियर ऑफ सेंट्रल बॉडी दैट इज नॉट रिलेटेड इट, तो ये भी यहाँ पर सिस्टमिक रिस्क से रिलेटेड नहीं है. इट इज इशू रिलेटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो भी नहीं है यहाँ पर. लेकिन दैट इज बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन जब फेलियर होती है तो दूसरी साथ में रहती है. सो ऑप्शन सी ओवर हियर इज द करेक्ट वन. ऑप्शन सी यहाँ पर सही है. तो ये जो आपके पास सिस्टमिक रिस्क है इट बेसिकली क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट, एक रिपल इफेक्ट पैदा कर देती है. जैसे आप पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो एक के बाद एक जो वेव्स है वो क्रिएट होती है ना, सेम वे यहाँ पर ये रिपल इफेक्ट रहता है. यानी कि एक इंस्टीट्यूट के बाद दूसरी इंस्टीट्यूट जो है वो फेलियर की तरफ चल पड़ती है. दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द सिस्टमिक रिस्क ओवर हियर. ओके, सो ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर. एंड सबसे पहले यहाँ पर जो आंसर पोस्ट किया दैट हैज बीन पोस्टेड बाय कर्नल सुखदेव. ओके, सो ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर बिकॉज वी वर टू आंसर कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सो ऑप्शन डी इज द नॉट द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज which of the following related to Cook ratio is stated correctly. तो कुक रेशियो के रिलेटेड कौन सी ऑप्शन यहाँ पर सही बताई गई है उसके बारे में आपको बताना है. ऑप्शन 8 says it is related to बैलेंस शीट, ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स. तो ये ऑन बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स से लिखकर है. ऑप्शन बी says it is a measure of bank's total credit exposure. ऑप्शन सी says it is ratio of total assets to total liabilities. और ऑप्शन डी that is both A and D. So which of the following would be the right answer in this regard? तो जब मैं कुक रेशियो की बात करता हूं, तो किससे रिलेटेड है? दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू वो ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑन बैलेंस शीट आइटम्स? जैसे मान लीजिए बैंक ने टर्म लोन सैंक्शन किया, सीसी लिमिट सैंक्शन की, कोई भी फंड बेस्ड सर्विसेज सैंक्शन की, दैट इज बेसिकली ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर. वो ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर है. या फिर बैंक ने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स कर दी, ये भी तो ऑन बैलेंस शीट हो गया ना. लेकिन ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर भी होते हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दी, बैंक गारंटी इशू कर दी, को एक्सेप्टेंसेज हैं, तो ये सभी किससे रिलेटेड है? दीज आर रिलेटेड टू द ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स. ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर से रिलेटेड है. तो कुक रेशियो जो है वो दोनों को यहाँ पर कवर करती है, चाहे वो ऑन बैलेंस शीट है चाहे वो ऑफ बैलेंस शीट है, दोनों को कंसीडर करती है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट ओवर हियर. ऑप्शन बी इट सेज इट इज मेजर ऑफ बैंक्स टोटल क्रेडिट एक्सपोजर. तो ये मेजर है बैंक के टोटल क्रेडिट एक्सपोजर की, चाहे वो ऑफ बैलेंस शीट है चाहे ऑन बैलेंस शीट है, दोनों को कंक्लूड करती है. तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दैट इज आल्सो करेक्ट. ऑप्शन बी ओवर हियर इज आल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी इट सेज इट इज रेशियो ऑफ टोटल एसेट्स टू टोटल लायबिलिटीज, दैट इज नॉट रिलेटेड टू इट. अच्छा, उस रेशियो को क्या कहते हैं? दैट इज बेसिकली टोटल एसेट्स टू टोटल लायबिलिटीज. दैट इज द टोटल एसेट टू टोटल लायबिलिटी की क्या रेशियो होती है? कोई रेशियो होती है क्या? नो, देयर इज नो रेशियो रिलेटेड टू इट. तो उससे रिलेटेड होता नहीं है. करंट के रिलेटेड होता है कि जब आप करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज करते हैं, दैट इज योर करंट रेशियो. ओके, सो यहां पर जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी. एंड सबसे पहले जो आंसर पोस्ट किया गया दैट हैज बीन पोस्टेड बाय भुजंग. ओके, ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इट सेज मिनिमम कैपिटल गाइडलाइंस एज पर द इंडियन रेगुलेटर हैव बीन मेंशन्ड बिलो. तो मिनिमम जो आपको कैपिटल गाइडलाइंस है वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं. एंड वी नीड टू टेल कि कौन सी यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है. ओके, सो फर्स्ट इट सेज मैक्सिमम CET1 5.5%, मैक्सिमम CET1 4.5%, टियर 2 2.5%, मैक्सिमम टोटल कैपिटल 9%. सो विच ऑफ दीज इज करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड?
तो इस रिगार्ड में कौन से ऑप्शंस यहाँ पर सही बताई गई हैं, हमें उनसे रिलेटेड यहाँ पर आंसर पोस्ट करना है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर गाइडलाइंस की बात करता हूँ तो बेसल 3 में 3 पिलर्स हैं हमारे पास। इन बेसल वी हैव गॉट 3 पिलर्स। ये 3 पिलर कौन कौन से हैं? पहला तो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, कि आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर कितनी रहती है उसके बारे में है। सेकेंड वन जो है वो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, यानी कि SREP हो गया, ठीक है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस से रिलेटेड है, SRP से रिलेटेड है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस से रिलेटेड है। एंड द थर्ड वन इट इज रिलेटेड टू मार्केट डिसिप्लिन। थर्ड वन इट इज रिलेटेड टू मार्केट डिसिप्लिन। एंड जब मैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ तो उसमें कौन कौन से रिस्क कवर किए गए? काइंडली प्लीज डू आंसर एट द लिस्ट। कौन से रिस्क कवर किए गए जब मैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ या कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ तो इसमें हम कौन से रिस्क को कवर करते हैं? वी डू कवर द क्रेडिट रिस्क, द मार्केट रिस्क एंड द ऑपरेशनल रिस्क। इन रिस्क को हम कवर करते हैं। बाकी के जो रिस्क यहाँ पर कवर नहीं हुई है उनको हम यहाँ पर सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में बैंक का इंटरनल मॉडल जो होता है उसके थ्रू कहते हैं कि हमें मेंटेन करना है, उसके थ्रू हम कहते हैं कि हमें यहाँ पर मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर रहती है इन केस ऑफ द बेसल 3 गाइडेंस। तो ये 3 पिलर्स हमारे पास हैं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है एंड फर्दर इट इज़ रिलेटेड टू द सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एंड द थर्ड वन मार्केट डिसिप्लिन। अब यहाँ पर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में हमें बताया जाता है रिलेटेड टू हमें कैपिटल कितना मेंटेन करना है एंड दैट इज रिलेटेड टू मिनिमम कैपिटल कितना मेंटेन करना। अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूँ तो ऑलरेडी हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। लाइक हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मेरे पास 2 तरह की कैपिटल होती है, वन इट इज़ अ टीयर 1 कैपिटल एंड द अदर वन इट इज़ अ टीयर 2 कैपिटल। तो एक मेरे पास टीयर 1 कैपिटल है, दूसरी मेरे पास टीयर 2 कैपिटल है। टीयर 1 कैपिटल मतलब यानी कि जो मेरी कोर कैपिटल है एंड फर्दर इसमें कंपोजिशन क्या है, इसमें मेरे पास कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल है एंड फर्दर आई एम हैविंग एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल है एंड मेरे पास एडिशनल टीयर 1 कैपिटल है एंड जो टीयर 2 कैपिटल होती है दैट इज बेसिकली दैट इज अ सप्लीमेंट्री कैपिटल। वो कौन सी कैपिटल है उसमें मेरे पास यहाँ पर सप्लीमेंट्री कैपिटल होती है। तो 2 तरह की कैपिटल मेरे पास है, टीयर 1 कैपिटल है एंड टीयर 2 कैपिटल है एंड इसमें मेरे पास जो टीयर 1 कैपिटल होती है दैट इज अ कोर कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल जो होती है वो यहाँ पर सप्लीमेंट्री कैपिटल है। जो टीयर 1 कैपिटल है ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रहती है, यानी कि आपको चलाए रखने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑल्सो कहते हैं गोइंग कंसर्न कैपिटल। दिस इज ऑल्सो सेट टू बी द गोइंग कंसर्न कैपिटल, गोइंग कंसर्न कैपिटल। एंड टीयर 2 जो कैपिटल होती है दैट इज बेसिकली सेट टू बी व्हाट, दैट इज सेट टू बी गोन कंसर्न कैपिटल, यानी कि तब काम आएगी जब हम यहाँ पर बिजनेस अपना बंद करने वाले हैं, तो उस टाइम पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जो लाइबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। दैट इज बेसिकली द बेसिक पर्पज रिलेटेड टू इट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंपोजिशन की, ठीक है, डिफरेंट कंपोजिशन। तो टीयर 1 में हमारे पास आ गया CET1 AT1 आ गया, टीयर 2 हो गया हमारे पास। ये हमारे पास स्ट्रक्चर की बात आ गई। अब इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो टीयर 1 के केस में जो मैंने आपको बताया कि CET1 जो है, जो CET1 है इसकी कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज द कंपोजिशन रिलेटेड टू इट। तो यहाँ पर गाइडलाइंस है BCBS यानी कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जिसने गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उसने कह दिया कि 4.5% मिनिमम चाहिए, बाकी रेगुलेटर्स आप अपने हिसाब से सेट कर लो, ठीक है। तो उसने कहा कि 4.5% चाहिए एंड फॉर द एडिशनल टीयर 1 से रिलेटेड उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर एडिशनल टीयर 1 जो लेना है वो 5.5% लेना है, यानी कि जो टोटल टीयर 1 कैपिटल यहाँ पर हुई वो यहाँ पर हुई 6%। वो कितनी हुई, वो यहाँ पर 6% हुई। एंड फर्दर उन्होंने कहा कि टीयर 2 भी आप लीजिए, टीयर 2 जो लेंगे आप 2% ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल कैपिटल मेंटेन होगी वो कितनी होगी, वो 8% होगी एज पर द BCBS। वो BCBS के हिसाब से होगी। अगर मैं रेगुलेटर के हिसाब से करता हूं, अपने इंडिया का रेगुलेटर कौन है, RBI है रेगुलेटर, ठीक है, उसके हिसाब से कहता है, तो उसने CET1 का 4.5% नहीं, आप 5.5% मेंटेन कीजिए। एडिशनल टीयर 1 उन्होंने कहा 1.5% ही है। लेकिन साथ के साथ एक चीज समझने वाली है, दिस इज नॉट द मैक्सिमम, दिस इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो CET1 जो है वो यहाँ पर मिनिमम बताई गई है। AT1 ठीक है, मैक्सिमम कंपोजिशन आपने लिखा है, अपने टीयर 2 जो है, ठीक है, वो आपका है, ठीक है, लेकिन इसके रिलेटेड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है एंड दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट। तो यहाँ पर टोटल कंपोजिशन जो इंडिया में है ना दैट इज बेसिकली 9% नॉट 8%, ओके। तो अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। इट सेज कि आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम CET1 जो है 5.5%, तो ये गलत हो गया क्योंकि हम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर मिनिमम CET1 की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम का तो बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया 4.5, क्योंकि वो इंडियन रेगुलेटर के हिसाब से नहीं एंड मोर ओवर मैक्सिमम नहीं है, दैट इज बेसिकली मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। टीयर 2 जो है वो 2% है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। मैक्सिमम टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज बेसिकली द मिनिमम टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर 9% है, ठीक है। सो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है यहाँ पर दैट वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। तो सबसे पहले आंसर किन्होंने दिया है यहाँ पर,
सबसे पहले आंसर जो पोस्ट किया गया दैट हैज बीन पोस्टेड बाय कर्नल सुखदेव। ओके, तो यहां पर आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ओवर हियर इज अ राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। आई होप कि आपको ये फंडास जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, फटाफट से बता दीजिए सीसीबी की कंपोजिशन क्या होती है। व्हाट इज अ सीसीबी कंपोजिशन? व्हाट इज अ सीसीबी कंपोजिशन? सीसीबी होता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। सीसीबी क्या है? सीसीबी इज कैपिटल कंजर्वेशन बफर। अब ये बेसिकली क्या है कि वो कहता है कि जब आपका समय सही चल रहा है तो उस टाइम पर कुछ एक पैसा CET 1 की फॉर्म में आप एक्यूमुलेट करके रख लो, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेट करके रख लो, जब ये आपके पास डिफिकल्ट टाइम होगा, स्ट्रेस टाइम होगा, तो उस टाइम पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्वेंसी के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या कैपिटल कंजर्वेशन बफर है। इसकी कंपोजिशन क्या है? वेरी राइट, वेरी राइट। तो कंपोजिशन है डेट इज 2.5%। तो प्रवीण जी ने यहां पर सबसे पहले बताया कि सीसीबी की जो कंपोजिशन है डेट इज 2.5%। 0 to 2.5% होता है, 4 ट्रेंचेस में किया जाना था एंड दोज हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहां पर 0 to 2.5% का यहां पर इसका कंपोजिशन है। इज दैट राइट? ओके।